प्रारंभ करते हैं अभी। और 2-3 पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं, बट स्टिल वी कैन स्टार्ट। चलिए, आज थोड़ा हम, जैसे लास्ट क्लास में हमने राहु के बारे में बात किया, और अनिल सर, आपका जो लगन में राहु है, तो इसमें मैं आपको एक चीजें कहना चाहता हूँ, आप बड़ा मल्टीटास्किंग होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिसका लगन में राहु रहता है वो मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, दैट काइंड ऑफ। परंतु उसको अगर आपको चेंज करके जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन करेंगे तो आपको बड़ी लाभ होगा। मतलब क्या करता है, लगन में जब राहु रहता है तो मल्टीटास्किंग करवाता है। इवन राहु का काम है मल्टीटास्किंग करना, वो कहाँ भी रहे। परंतु अगर लगन में हो जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत आता है। तो उनको हर क्षेत्र में ज्ञान होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आदमी पूरा उसको कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उलझ जाता है बहुत सारे काम में। तो एक चीज में वो मास्टरी चाहिए। तो उसको एग्नेस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप भ्रमित ना होके आप एक जगह में कंसंट्रेट करेंगे तो धीरे 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 उसी में ही फोकस करेंगे। इवन देखा गया है जिसका लगन में राहु होता है, 50 साल तक उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा प्रोफेशन अपनाऊं। वो इतना काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं बहुत सारे। और मैं विद इन अपना सर्विस में एक ही कंपनी में विद इन 30 भी मैं 3-4 तरह का चेंज कर लिया। मतलब अच्छा, आई हैव पर्सनली ऑफर्ड माई सेल्फ कि आई विल डू समथिंग एल्स देन व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर। सो इन ओके। दैट वे 3-4 बार मैं किया हूँ। मतलब तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि राहु है ना मल्टीटास्किंग करवाता है। जब मल्टीटास्किंग होता है तो हर जगह ध्यान भटकता है। तो ये भी काम कर दूं, वो भी काम कर लूं, ये भी काम, तो हर काम को वो करना चाहता है और सारे काम को खराब कर देता है। नॉलेज तो गेन करता है लेकिन मास्टरी नहीं पा पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, सारी चीजें छोड़ के एक ही चीज में ध्यान देना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो कि ये चीजें बोले हैं। इवन ऋषि पराशर ने भी बोले हैं कि राहु मेक्स ऑल दिस, बहुत ज्ञान का, मतलब वो एक, मतलब सारे चीजें का थोड़ा थोड़ा नॉलेज देने वाला कारक है। अगर आप एक चीज में फोकस करेंगे तभी आज आपको अचीवमेंट मिलेगा। एक्चुअली बर्थ लगन भी शतभिषा है ना, तो वो भी यही काम करवाता राहु है। का, हाँ। अच्छा, आपका राहु का भी आपका नक्षत्र आ गया, so वो एक प्रॉब्लम है। चलिए, आज प्रारंभ करते हैं। तो आज केतु के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए, उसके बाद में हम जाएंगे बोर्ड के ऊपर। केतु को हमारा शास्त्र में बोला गया है कुजबद केतु। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था मैं, कुज किसको बोलते हैं, कुजा। आपको याद होगा, प्रीतम बोलो, कुजो किसको बोलते हैं? हेलो सर। मंगल को। हेलो, मंगल हाँ, को बोलते हैं। मंगल को कुजो बोलते हैं। तो कुजबद केतु का मतलब ये होता है, केतु कभी कभार मंगल जैसा काम करता है, लाइक मंगल। ठीक है, हम दरवाजा बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो दरवाजा। ठीक है, वो मंगल जैसा काम करता है। और केतु जो है ना हमारा, आप जैसे आपको मैंने स्टोरी बताया था, वो जो जब हमारा सरभानु का जो अपना स्टोरी आपको लास्ट टाइम 2 बार मैंने वो उसके ऊपर बहुत सारे चर्चा कर चुका हूँ। वो जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जो अमृत निकला, तो उसमें जो सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। ठीक है, तो केतु को सांप का पूंछ बोला गया है शास्त्रों में, और राहु को सांप का मुंडी, मतलब ड्रैगन हेड, दैट काइंड ऑफ। केतु हमारा अंदर का चीजें है। अब अंदर का जो आत्मा है वो केतु है, इनर डिजायर। राहु क्या है, जो दिखता है वो है नहीं, परंतु जो केतु है, जो नहीं दिखता है बट है। इसका मतलब को समझो, जो दिखता है परंतु है नहीं वो राहु है, लेकिन जो दिखता है, सॉरी, जो नहीं दिखता है परंतु है, वो केतु है। समझ गए? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अगर एक लाइन को इसका तात्पर्य अगर आप समझ गए तो केतु को समझ जाएंगे आप। जैसे कि
केतु अगर किसी को कुछ भी बीमारी देता है तो उसको समझ में नहीं आता है, कभी भी वो बीमारी वो पकड़ नहीं सकता। बाद में सेकंड टाइम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी पकड़ा जाएगा, लाइक दैट। तो जिसका भी आप अगर कल जाके आप बड़े बड़े विद्वान और आप ज्योतिष बनेंगे तो आपके पास कोई कंसल्टिंग के लिए आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर उसका केतु खराब है तो आप, अगर उसका तबीयत खराब है तो उनको बोलिएगा आप डॉक्टर चेंज कर लो, क्योंकि केतु है ना, सेकंड टाइम थर्ड टाइम अगर उसको डॉक्टर चेंज करते हैं या उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं तभी पकड़ा जाता है। अभी जो हमारा ये कोरोना वायरस चल रहा है तो ये जो है ना, राहु जो है वो हर जगह वो स्प्रेड करता है, परंतु केतु जो है वो वायरस है। जितना भी सूक्ष्म चीजें दुनिया में है जो आंखों को दिखाई नहीं देता है, जितना भी छोटे छोटे चीजें वो सारे केतु है, सूक्ष्म चीजें। आपका जो जितना भी स्कैनिंग करते हैं आप डॉक्टर, बड़े बड़े स्कैनिंग करते हैं, बड़े बड़े थेरापी करते हैं माइक्रो लेवल का, वो सारे केतु के अंदर आता है। हमारा शास्त्रों में अगर किसी को केतु का खराब है तो कुत्ते को आप रोटी खिलाओ तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। कुत्ते को अगर रोटी खिलाओ, इसलिए बोलते हैं केतु एंड कुत्ता। इवन उसका अगर नेगेटिव, आप शकुनी को जानते होंगे, शकुनी महाभारत के शकुनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शनि एंड केतु का कंबो है। मतलब केतु जिसका खराब रहता है वो बड़ा षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करके आपको फंसाता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीजें हो गया। एनीथिंग सडनली होना आपका जीवन में वो केतु का कारक है। अचानक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाना, अचानक कुछ भी आपका जीवन में हो जाना, एक्सीडेंट करवा देना, वो सब केतु करवाता है। चाहे केतु का महादशा आए या ना आए, 48 ईयर्स में आपका केतु एक्टिवेट हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। कोई भी व्यक्ति का 48 ईयर्स जब उसको हो जाता है तो उसका केतु ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना, एज ए एस्ट्रोलॉजर, कभी भी कोई आपके पास आए तो आप उसका, अगर कोई बुरा वक्त आ रहा है, अगर वो 48 एज का है तो आपको इमीडिएटली सोचना चाहिए कि उसका केतु ये खराब कर रहा है। चाहे केतु कहीं भी बैठा हो, अच्छे में बैठा हो या बुरे में बैठा हो। अच्छे में बैठा होगा तो अच्छा परिवर्तन करेगा, अगर बुरे भाव में बैठा हो तो बुरा खराब, मतलब बुरा परिवर्तन करेगा। 48 ईयर्स एज में केतु राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द केतु इन योर हॉरोस्कोप एंड वेदर इज हैविंग एनी राजयोग और वेदर इट इज the placement is with a wrong planet or a good planet, depend on the horoscope, depend on the chart. तो केतु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे जैसे हमारा वेदों में बोला गया है, केतु का जो मंत्र है वो 17,000 बार है, 17,000 टाइम आपको चैंटिंग करना चाहिए उनका बीज मंत्र जो भी है। और कलियुग में ये 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 18,000 होता है राहु का, परंतु अगर राहु का मंत्र आप चांट करेंगे तो या केतु का मंत्र अभी चांट करेंगे तो इसको 4 टाइम्स ज्यादा चांट करना पड़ेगा। अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो 10 टाइम्स, 10% एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कलियुग हमारा कितना दिन का है, 4 लाख कितना वर्ष का है कलियुग। कलियुग करीब करीब 4,32,000 वर्ष का है, 4,32 ईयर्स का है कलियुग, ये शास्त्रों में बोला गया है। तो अभी तक तो करीब करीब 1000 या कुछ साल गया है कलियुग, और बहुत बाकी है। हम लोग अभी जस्ट कलियुग का स्टार्टिंग में ही है। केतु हमारा इनर आत्मा है, मोक्ष का कारक है। कहते हैं केतु अगर 12th हाउस में रहता है और गुरु का अगर दृष्टि पड़ जाए या गुरु उसके साथ में हो जाए
तो व्यक्ति को मोक्ष के तरफ लेके जाता है। लेकिन आप बहुत विद्वान बोलेंगे कि केतु अगर 12th हाउस में है तो मोक्ष मिल जाता है, ये गलत है। ये ध्यान में रखिएगा आप हमेशा। कोई भी अगर कहीं भी आपका फ्रेंड या आपका कोई एस्ट्रोलॉजर के साथ कभी भी कोई तर्क वितर्क होता है तो उन्होंने बताएंगे कि 12th हाउस में केतु और गुरु मोक्ष दे देता है व्यक्ति को, परंतु वो मोक्ष देता नहीं, मोक्ष के तरफ लेके जाता है। मोक्ष देना और मोक्ष के तरफ लेके जाना दोनों में अंतर है। आपका सोच को परिवर्तन करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी बनाता है, ताकि आप धीरे धीरे मोक्ष के तरफ आप जाएंगे। मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। अगर सब मोक्ष हो जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? सबको अगर मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष का मतलब ये है कि आपका जो रीबर्थ नहीं होना, आप ये जीवन से, ये जो आत्मा है, आप ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो जाना, उसको मोक्ष बोलते हैं। यू विल नॉट हैव एनी रीबर्थ। तो अगर रीबर्थ सबको मिल जाए इतना आसानी से, अगर 12th हाउस में केतु रहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा, तो भगवान का जो ये सृष्टि है, ये नीला है, ये खत्म हो जाएगा, है ना? दीपक जी सुन रहे हैं आप? केतु अगर खराब है तो आपको लोन करके घी पीने का जैसा कर देगा। जैसे कहावत है ना, एक श्लोक भी है, श्लोक मुझे याद नहीं है, मतलब ऋण करके जो घी पीने का, चारवाक फिलॉसफी में आता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अगर किसका केतु खराब है तो वो इंसान लोन करके भी घी पीता है। केतु अगर लगन में है, क्योंकि हमने जो बात किया कि कुछ बद केतु, तो मंगल जैसा काम करेगा, वो एग्रेसिव बना देगा। अगर अच्छा है केतु तो बहुत ही, वो केतु को शास्त्रों में झंडा भी बोला गया है। झंडा गाड़ना मतलब आपको शिखर पर लेके जाना। झंडा कहाँ लगता है? कोई भी मंदिर का टॉप में लगता है। तो अगर केतु किसी का अच्छा है और केतु का महादशा मिल जाता है, साथ में गुरु का दृष्टि हो या सारे प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो आपको बड़ा बड़ा चीजें में अचीवमेंट दे देगा। इसीलिए केतु को झंडा बोला गया है शास्त्रों में। झंडा गाड़ देगा आपको, बहुत शिखर पर ऊपर लेके जाएगा। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा, आप एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक, या कोई कोई बड़ा बड़ा पुराना जमाने में जो राजा महाराजा जो एक एक किंगडम को अचीव करके जाते थे, वो उनका केतु बड़ा स्ट्रांग था। अलेक्जेंडर हो या अकबर हो या पृथ्वीराज चौहान हो, तो दीज आर पीपल एक के बाद एक कंट्री को वो कंकर कर रहे थे। तो दीज आर ऑल कमाल ऑफ केतु। इसलिए शास्त्रों में ये भी बोला गया है, केतु को नमस्कार, केतु का चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार। ये भी शास्त्रों में बोला गया है कि उनका चमत्कार ऐसा होता है, रंग को राजा, राजा को रंग, और इसको अचानक ऐसा देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इमीडिएटली वो चेंज कर देता है। केतु जो है वो छुपा हुआ चीजें है, आपके अंदर छुपा हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि लगन का केतु जिसका पास है तो उसको आप पहचान नहीं पाएंगे, उसका इनर चीजें में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज, उनका लगन में केतु है, लाइक प्रभुदेवा, अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का लगन में केतु है। तो उनका क्या क्या चल रहा है मन में, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है, वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा बाहर में। केतु अगर खराब होगा तो आप अपना, केतु का जो इष्ट देव है वो भगवान शिव है और गणपति है, आप उनका आराधना करेंगे तो आपको ये बैलेंस में लेके आ जाएगा। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सडन कोई भी चीजें हो जाना, ये सब चीजें केतु करवाता है। केतु अगर चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो आपको चंद्र ग्रहण लगाता है, तो इसमें क्या होगा, आपका मन को खराब कर देगा, आपको साइको बना देगा।
कभी भी आप ये याद रखिए, किसी का भी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु है तो आप इमीडिएटली जज कीजिए कि वो डिप्रेशन में रहता है। ये ध्यान में आना चाहिए। ये छोटा छोटा जो चीजें बातें हम कर रहे हैं अभी, वो आपको आगे जाके प्रेडिक्शन में फटाक से काम आएगा। चंद्रमा के साथ केतु है, मन पीड़ित है, साइकोपैथिक है। जो राहु करता है ना, उसका जस्ट उल्टा है केतु। इसलिए मैं पहले भी बोला, जो दिखता है लेकिन है नहीं, वो राहु है। और जो नहीं दिखता है लेकिन है, मतलब बीमारी नहीं दिखता है परंतु अंदर है आपका बॉडी में, वो केतु है। समझ गए? बोर्ड के ऊपर चलते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केतु के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। कुछ डाउट हो तो इवनिंग मतलब आफ्टर फिनिश दिस यू कैन टेल। केतु खराब होगा तो आपको स्नेक बाइट भी करवाएगा। आजकल क्या होता है, स्नेक बाइट जो है ना, आजकल क्या है ना, वो जंगल है नहीं, गांव में लोग रहते नहीं है, तो स्नेक बाइट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो मेडिसिन आप खाते हैं ना, मेडिसिन में रिएक्शन होना, मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो होगा। उसमें आपको लगाना है क्या, देश काल पात्र, जैसे आपको बताया था। देश काल पात्र ये होता है कि आप पुराने जमाने में मेडिसिन सॉरी स्नेक बाइट होता था, कुत्ते भी काटना नेगेटिव केतु का लक्षण है। कुत्ता काटना, स्नेक बाइट होना। परंतु आजकल कुत्ता तो काट सकता है आपको, स्नेक बाइट अगर नहीं हो रहा है तो मेडिसिन का रिएक्शन होगा। तो केतु है ना, धनु लगन में, धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है और मिथुन राशि में नीच का हो जाता है। अभी हम लोग प्लैनेट्स एंड कलर्स के बारे में एंड राशि एंड लॉर्ड्स के बारे में बात किए थे, है ना? ये कवर कर चुके थे ना हम लोग? हाँ जी सर। ये भी कवर कर चुके थे। डायरेक्शन आल्सो वी हैड ए डिस्कशन, आई थिंक लोग हाउसेस के ऊपर बात करते थे। Yes. So we was discussing about this part, no? Houses and their significators, right? इसमें कोई डाउट है किसको? Anybody is having any doubt? इसके ऊपर आपने कुछ गो थ्रू किया? कौन सा हाउस में क्या है, ये चीजें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको याद रखो। कौन सा भाव में क्या क्या उसका कारक तत्व है। क्लियर है ना? आगे बढ़े अभी हम लोग। अभी थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट हाउस आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं हमें ना एक एक टर्मिनोलॉजी आपको देता हूं ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए, ये स्मरण करने के लिए आपको बड़ा सहज रहेगा, बड़ा इजी रहेगा, ठीक है? सो आपका जो ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर का फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। नहीं 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 जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, ये आपका ग्रेट ग्रैंडफादर को अगर देखना है सो यू हैव टू लुक एट द लगन। ये तो आपको पता है, ये लगन होता है, ये सेकंड हाउस है, ये तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोग। और सेकंड हाउस जो होता है ये
फादर्स मामा एंड मदर्स अंकल, ठीक है, एंड आपका समधन। थर्ड हाउस होता है आपका यंगर ब्रदर। आपको के लिए है ना, जो ग्रीन ब्लू कलर में लिखा है ना, जो चीजें आप देख रहे हैं ब्लू कलर में जो जो लिखा है, ठीक है, वो मेन है। जो ब्लू कलर में लिखा है, बाकी सब उसका सेकेंडरी है, समझ गए। ब्लू कलर में लिखा है एक पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ। इधर सेकंड भाव जो होता है रिलेशनशिप आपका, इधर नहीं लिखा है ब्लू कलर में, बट फादर्स मामा जो होता है, मदर्स अंकल होता है। थर्ड हाउस आपका होता है यंगर सिबलिंग, आपका भाई और बहन छोटे, बड़े नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे क्लासेस में लोग ये पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं डिटेलिंग में थोड़ा जाता हूँ। और फोर्थ हाउस जो होता है ये आपका मदर, मदर या मदर थैंक यू जैसे, सर। सॉरी कुछ बोल रहे हैं? थैंक यू सर, आप कह रहे थे ना डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये आप जो फोर्थ हाउस है, आप ये देखिएगा, आपका मदर और मदर जैसा मौसी, या आपका मदर का एज का कोई भी महिला जो मदर का एज के हो, चाहे वो बाहर का महिला है जो आपका साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो भी वो फोर्थ हाउस में आपको देखना है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में आपको आपका चिल्ड्रन, ग्रैंडपा, अंकल, फूफा, बिग ब्रदर्स वाइफ, वाइफ्स अंकल एंड चिल्ड्रन। ये वाला स्लाइड में आपको भेज दूंगा, ठीक है, ये वाला जो ये जेपीजी। बाकी आपका सिक्स्थ हाउस में आ जाता है आपका मामा, चाचा, फिर मौसी, आपका स्टेप मदर। अगर किसी का स्टेप मदर होता है तो वो आ जाता है सिक्स्थ हाउस में। देन योर सेवेंथ हाउस। हम लोग अभी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, कारकत्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये जरा ध्यान में रखिए, नॉर्मली लोग कंफ्यूजन होते हैं कारकत्व और रिलेशनशिप, समझ रहे हैं ना। तो ये स्पाउस आपका, अगर कोई महिला का चार्ट है तो उसका हस्बैंड, हस्बैंड का चार्ट है तो उसका पत्नी, उसका रिलेशनशिप, नानी, समधी, फादर्स अंकल, अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड फिफ्थ हाउस में भी देखते हैं, अगर आपका आप आज कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर देखना है तो फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं और सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं। ऐसे ना ज्योतिष में बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप तो ऑलरेडी ज्योतिष जानते हैं, सेवेंथ हाउस हमारा पत्नी का घर है ना। तो मान लो सेकंड वाइफ, अगर कोई फर्स्ट वाइफ किसी का डिवोर्स हो गया, तो सेकंड वाइफ का कौन सा आएगा भाव, कोई बता सकता है? एनीबडी? दीपक जी? सिक्स्थ हाउस नो नो नो। वो है ना सर, स्टेप मदर। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेकंड आपका, अगर मान लो एक डिवोर्स हो जाता है, आप सेकंड वाइफ का बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाइफ। नवम हाउस, सेकंड वाइफ, नवम हाउस। यस, नाइन्थ हाउस, दैट्स करेक्ट। सो नाइन्थ हाउस इज योर सेकंड वाइफ का। ऐसे आपका अगर थर्ड वाइफ आ गया तो 11th हाउस, ठीक है। जैसे ये शास्त्रों में क्या है, पुराने जमाने में बहुपत्नी का आपका सुख था, आजकल तो वो है नहीं। परंतु इधर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आपका जो सेकंड वाइफ खाली 9th हाउस में नहीं, उसी टाइम में अगर आप किसी का कुंडली को आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको 7th हाउस भी देखना है। ऐसा नहीं है खाली 9th हाउस देख के आप उसका डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो बताया कि ज्योतिष में बहुत सारे लिंक्ड है, ऐसे ऐसे कोई कोई रिलेशनशिप है जो आपको दो भाव को देखना पड़ेगा। जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड का मैं बोला कि 7th हाउस भी देखो, 5th हाउस को देखो। ऐसे सेकंड वाइफ को अगर आपको देखना है तो आप 9th हाउस भी देखना पड़ेगा, साथ में 7th हाउस भी देखना पड़ेगा। मतलब आप जो उसका मेन भाव है उसको आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? यू गॉट माई पॉइंट?
देन वी आर टॉकिंग अबाउट 7th हाउस गया, फिर अभी 8th हाउस, मदर्स मामा जी, मदर्स आंटी, और 9th हाउस सबसे बढ़िया हाउस है। ये आपको, ये एक मिस्टेक लिखा गया है, यंगर ब्रदर सन सेकंड, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कवर हो गया है। एनीवे तो ये मेन है, गुरु का घर है आपका, गुरु और आपका पिताजी का घर है आपका। कुछ कुछ विद्वान 10th हाउस को भी पिताजी का देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ 9th हाउस में। आपका 9th हाउस आपका पिताजी का घर है, आपका सेकंड वाइफ का घर है, और आपका गुरु का घर है। ठीक है। 10th हाउस हो गया आपका स्टेप ब्रदर सिस्टर, देन योर मामास चाइल्ड। ठीक है, ये इस साइड लेकर आएंगे। हाँ, अच्छा, ये आपका फादर तो हो गया 9th हाउस में, फिर देवर, साला, ग्रैंड चाइल्ड, देन यंगर ब्रदर्स वाइफ एंड सेकंड वाइफ। अच्छा, सेकंड वाइफ ही लिखा हुआ है इधर। अच्छा इसके ऊपर कवर हो गया था। एनीवे तो 11th जो हाउस है, ये आपका एल्डर शिवलिंग होते हैं, आपका बड़ी भाई, बड़ी बहन और बड़ा भाई। ये हो गया 11th हाउस का। अगर किसका 11th हाउस पीड़ित है तो उसका बड़ा भाई के साथ वो जमेगा नहीं। 11th हाउस में अगर मान लो आपका कोई मंगल बैठ गया और साथ में राहु बैठ गया, तो बड़े भाई के साथ झगड़ा होगा। या गुरु बैठ गया, साथ में राहु बैठ गया और शनि का दृष्टि हो गया, तो बड़े भाई के साथ जमेगा नहीं। तो ये चीजें आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जितना भी फ्रेंड्स है वो सब चीजें आएंगे 11th हाउस में। अभी अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अरे भाई आज तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया हम लोगों ने, कोई भी याद नहीं दिला रहा है एक मिनट थोड़ा याद दिला कीजिए भाई। रिकॉर्डिंग, अच्छा ये तो खत्म होने को जा रहा है। दीपक जी, आपका काम है नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्डिंग के लिए याद दिलाना, ठीक है ना? एकदम ध्यान रखिए। सर रिकॉर्डिंग आ तो रही है सर, ऑप्शन तो आ रहा है रिकॉर्डिंग का। आ रहा है रिकॉर्डिंग पक्का? हाँ हाँ हाँ, मेरे को आ रहा इधर है दिखाई सर। नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर सर रहे थे, कहाँ गया ये? हम लोग जो बात कर रहे थे कि सर रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है ना? अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे सो हम लोग जो बात कर रहे थे कि 11th हाउस इज योर फ्रेंड्स। तो इसमें ध्यान रखने का चीज है कि आपका चाइल्डहुड जो फ्रेंड है वो 11th हाउस में नहीं आएंगे, वो 4th हाउस में आएंगे। ये ध्यान रखो, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है वो लोग आ जाएंगे 4th हाउस में, परंतु आपका जो नॉर्मल फ्रेंड है चाइल्डहुड को छोड़ के वो सब आ जाएंगे 11th हाउस में। ठीक है, एक सेकंड, अभी कहाँ गया वो चार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं सर। तो ये हो गया आपका 11th हाउस। देन 12th हाउस इज योर मामा जी, योर दादी। अभी देखिए इधर हम 6th हाउस के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज योर अंकल, मतलब आपका चाचा। और इधर हो गया आपका मामा जी, आपका दादी, नाना जी एंड मौसा। तो ये हो गया आप हमारा 12th हाउस का रिलेशनशिप। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, मान लो लगन में अगर ये मान लो ये कुंडली हम लोग अगर कोई एक बड़ा आदमी के बारे में अगर बात करें, किसी के बारे में बात करें जिसका बड़ा फैमिली है, कोई बता सकता है? जिसका बड़ा फैमिली है और सब फैमिली का नाम याद होना चाहिए। मान लो हम लोग अमिताभ बच्चन का लेते हैं, ठीक है?
तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एग्जाम्पल कैसे होगा। अमिताभ बच्चन का कुंडली मान लो हम लोग लिए, तो अमिताभ बच्चन का बेटा कौन सा हाउस आएगा, कोई कौन बताएगा? बेटा आएगा सर पंचम हाउस में। ठीक है, उसका बेटे का बेटी कौन सा हाउस आएगा? क्या नाम है उसका? आरा था, क्या नाम है वो अमिताभ बच्चन का पति का नाम? नाइन्थ हाउस आएगा, आराध्या हाउस में सर। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। अच्छा एक सेकंड, ठीक है। फिर ग्रैंड चाइल्ड लिखा है। हाँ 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 हाँ, अभी ऐश्वर्या राय कहाँ आएगी बताओ? वाइफ सेवंथ हाउस। नहीं, ऐश्वर्या राय उसका अमिताभ बच्चन का वाइफ नहीं है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, बहू हो जाएगी। 11th house, बहू बहू। 11th house, हम्म, 11, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? 11th हाउस में लिखा है। हाँ जी, सन्स वाइफ लिखा हुआ है। इसको याद रखने का भी कुछ फॉर्मूला रहता है छोटा छोटा, बताऊं? एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये बोलने का वही रीजन है कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। मान लो अभी मैंने बताया आपको कि अमिताभ बच्चन का बेटे का घर, वो आपने बोला 5th हाउस। अभी आप ये अगर बेटा हो गया तो उनका ग्रैंड सन इधर से 5th गिनो, फिर ये इधर लगन से 5th हाउस हो गया उनका बेटा, फिर जहां 5th होता है उधर से 5th गिनो। समझ गए? 10th हाउस हो गया सर। नाइन्थ आ जाएगा, नाइन्थ। नहीं नहीं, 9th कैसे आएगा? 9th में तो है, करेक्ट। आप फॉर्मूला समझने की कोशिश करो, चीजें को समझो, आप चीजें को समझो। 5th से 5th आ जाएगा। 5th से 5th, ये है फॉर्मूला उसका। मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है, आपको इसी तरह सारे फॉर्मूला लगाना है। तो इसीलिए कोई कोई विद्वान आपको, जो मैंने बताया ना कि कोई कोई विद्वान 9th हाउस को फादर का घर मानते हैं, कोई कोई विद्वान 10th हाउस को फादर का घर मानते हैं। ये चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बड़ा डिटेलिंग चीजें है, जो कि आपको ये दिमाग में जब डालेंगे तो आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे। 10th हाउस क्यों बोला था अभी ध्यान में लगाओ। 7th हाउस जो आपका, सॉरी 4th हाउस आपका मम्मी का घर है, तो मम्मी का हस्बैंड क्या हुआ, उनसे 7th। मान लो आप लगन है, मान लो अमिताभ बच्चन लगन है, तो जया बच्चन कहाँ आएगा? 7th हाउस आएगा सीधा। समझ गए? इसी तरह अगर ये आपका मम्मी है, आपका मदर है, अगर 4th हाउस का 7 क्या होता है? 10th हाउस। इसीलिए कुछ कुछ विद्वान 10th हाउस को भी फादर का हाउस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उधर जी समझ गए आप या कंफ्यूजन है कुछ? 7th का 7th जो आपका, सॉरी 4th का 7th हाउस क्या है? 4th अगर आपका मदर हुआ, मदर का स्पाउस क्या है? आपका फादर। तो मदर से 7 आपको गिनना है, तो कौन सा हाउस आएगा? 10th हाउस आएगा ना। समझ गए आप? क्लियर है? तो ये चीजें एक्चुअली क्या है ना, आप ये तो चार्ट तो आप याद रखेंगे, परंतु फॉर्मूला आप ही थोड़ा बहुत आप याद रखिए, ताकि जब आप इंस्टेंटली कोई प्रेडिक्शन देना है तो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है। गॉट इट? एनी डाउट? किसको कंफ्यूजन है कुछ? राकेश जी? हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर सेकंड, मैं आज्ञापाल बोल रहा हूँ सर। हम्म, सर सेकंड हाउस को हम सेकंड मैरिज के लिए नहीं रिप्रेजेंट करते सर। मैजिक क्या बोला आपने? हम सेकंड हाउस को सेकंड शादी के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते सर। 9th हाउस को आपने बोला ना। सेकंड वाइफ का बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सेकंड मैरिज के लिए। सेकंड सेकंड मैरिज, मैरिज के हाँ लिए 9th हाउस है, करेक्ट, 9th हाउस है। नहीं, सेकंड हाउस को नहीं मानते। 8 में अपना 7 में से 8वां
नहीं नहीं, वो सेकंड हाउस को हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन वो मानना नहीं है, क्योंकि कुटुंब भाव है। तो कुटुंब में वृद्धि है या नहीं है, वो आपको, वो जब प्रेडिक्शन आप देखेंगे तो आपको ये देखना है कि सच में इसका कुटुंब में वृद्धि है या नहीं है। क्योंकि आप जब शादी करते हैं तो कुटुंब में वृद्धि होता है, सही या नहीं? और आपका सेकंड हाउस क्या है, कुटुंब भाव है। तो आप जब प्रेडिक्शन करेंगे सेकंड हाउस को भी कनेक्ट करके लेंगे, परंतु सेकंड हाउस आपका सेकंड मैरिज नहीं है, आपका सेकंड मैरिज है 9th हाउस। आप समझ गए अभी? हाँ जी ठीक है सर। किसी ने बोला था ना कि अगर दूसरी मैरिज करनी है उसको 8वां, फिर अगर तीसरी करनी है उसको 8 हाउस आगे ले जाओ, फिर वो 9th हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था सारा। नहीं 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 नहीं, वो गलत है। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखो इसमें जो लिखा हुआ है आप, हाँ आपको, परंतु जब आप प्रेडिक्शन किसी का करेंगे तो आपको सेकंड हाउस भी लेना पड़ेगा, सच में इसका कुटुंब में वृद्धि है या नहीं है। आप जब सेकंड मैरिज करेंगे तो आपके घर में नया एक पर्सन आएंगे ना, तो कुटुंब में वृद्धि होता है या नहीं देखना जरूरी है। इवन जैसे मैंने बोला कि आपको 7th हाउस भी देखना जरूरी है। 7th हाउस का भी वो कारक तत्व है, क्योंकि वो कारक को आप नहीं छोड़ सकते। तो जो मेन मदर कारक जो बोलते हैं ना, जो मदर कंपनी, मदर कारक जो बोलते हैं, जो मेन जहां से निकला है उसको भी देखना है, 9th हाउस भी देखना है, सेकंड हाउस भी देखना है। सेकंड हाउस आपको प्रिडिक्शन के लिए देखना पड़ेगा कनेक्टिविटी हो रहा है या नहीं, बट दैट इज नॉट द कारका फॉर सेकंड मैरिज। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू। यस। चलिए, अभी और कुछ डाउट नहीं है ना इसमें? थोड़ा बहुत स्थान के बारे में आप, ये स्थान जो है ना, नॉर्मली आपको 2-3 खाली याद रखना, ये बहुत सारी चीजें दिया गया है, परंतु आपको 2-3 स्थान को याद रखना जरूरी है। ऐसे शास्त्र